नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज लगातार चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संकट और आपदाएं। ये जो चैप्टर है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो बुक है उसका अंतिम अध्याय है। आप जानते हैं 11th क्लास में एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दो बुक्स हैं। पहली भारत भौतिक पर्यावरण, दूसरा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। जो पहली वाली पुस्तक है भौतिक पर्यावरण वाली, उसका यह अंतिम अध्याय है। इसी के साथ में ये वाली पुस्तक आपकी समाप्त हो जाएगी। टॉपिक पर आने से पहले एक सूचना और आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही यानी एक दो दिन में ही यूपीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में जीएस 1 जो पेपर होता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, 1999 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन सभी की सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं इसी चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है यूपीपीएससी का, स्पेशली जीएस 1 का जो पेपर होता है उसमें 40% प्रश्न, लगभग इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 40% प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं पीवाईक्यूज से, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप उस सीरीज को लगाएंगे और उसके प्रश्नों की जो एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन उसका कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 40% काम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए समाप्त हो जाएगा। तो चैनल पर बने रहना है आपको और अपना सपोर्ट बनाए रखना है। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संकट और आपदाएं, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपदा क्या होती है। आपदा को कहते हैं हम डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर या कोई भी आपदा एक अनअपेक्षित घटना होती है। अनअपेक्षित घटना का मतलब आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी घटना जिनका पहले पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, और ये विशेष रूप से ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती है या ऐसी शक्तियों के द्वारा घटित होती है जो मानव के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो आपदा को यहाँ से परिभाषित किस तरीके से किया कि आपदा एक ऐसी अनपेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों के द्वारा घटित होती है जिन पर मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब कुछ ऐसी आपदाओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बहुत बार ये प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछा गया है कि 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो एमआईसी के नाम से उसको जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, एमआईसी का रिसाव हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इस घटना को जाना जाता है। 3 दिसंबर 1984 को ये हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ऐसी ही एक और घटना है चेरनोबिल नाभिकीय आपदा। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, ये घटना जो है ये रूस की घटना है, 1986 में हुई थी। चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र जो है इसी नाम से है, वहाँ पर एक रिएक्टर है। चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र में इसी तरह की एक दुर्घटना हुई थी, वहाँ भी इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके अलावा हम लगातार क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन हम फैलाते हैं, और उसी पॉल्यूशन के द्वारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं वो वायुमंडल में लगातार उनका जो कह सकते हैं वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण भी जो है आपदा का एक कारण बनता है। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, बाढ़ की घटना होती रहती है, भूकंप की घटना होती रहती हैं। ये सारी घटनाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं आपदा की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, बाकी आगे जैसे जैसे हम इस क्लास में बढ़ते जाएंगे तो जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो भूस्खलन हो, या पर्यावरण से संबंधित कोई भी ऐसी घटना हो, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन को कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन का अर्थ क्या है कि हमको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा होती हैं या जो भी आपदा होती है या मानव निर्मित आपदा होती हैं, तो वो आपदाओं के होने की संभावना को कम किया जा सके, उसके लिए क्या क्या प्रयास हमको किया जाने चाहिए और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं उनके बारे में जो है बढ़िया तरीके से प्रयास करना, तो वो सभी आपदा प्रबंधन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए हमारा एक संस्थान है जिसको भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान के नाम से जाना जाता है, ये इसी के लिए कार्य करता है। इसके अलावा 1993 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको रियो ड्यू भू शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और इसमें भी यही निर्णय लिया गया था किस तरीके से हम सामूहिक रूप से इन आने वाली आपदाओं को रोक सकते हैं। याकोहामा एक स्थान है जापान में, इसमें आपदा प्रबंध पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया था 1994 में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप यहाँ से याद रखेंगे, ये सभी आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं। इसके बाद में प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व या वे एलिमेंट जिनसे जन धन या दोनों की
नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है, उन सभी चीज़ों को हम प्राकृतिक संकट की श्रेणी में रखते हैं। प्राकृतिक संकट के कारण क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक संकट कैसे उत्पन्न होते हैं, उसकी दशाएं क्या क्या हो सकती हैं, वो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जैसे महासागरीय धाराएं भी हैं जो प्राकृतिक संकटों का कारण बनती हैं। जैसे कभी कभी सुनामी आ जाता है, तेज़ लहरें आ जाती हैं, जैसे जो तटवर्ती समुद्र के क्षेत्र होते हैं उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा हिमालय में जो तीव्र ढलान वाले क्षेत्र हैं या फिर अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां हैं, उनमें कभी कभी भूस्खलन वगैरह या फिर जैसे कह सकते हैं हलचल, भूकंप जैसी घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं, उससे भी हमको अपार जनधन की हानि देखने को मिलती है। रेगिस्तानों में या फिर जो हिमाच्छादित जगह होती हैं जहाँ पर बर्फ़ का जमाव होता है या फिर जो रेगिस्तान है, इनमें अलग अलग प्रकार की जो है विषम जलवायु यहाँ पर कह सकते हैं इसको पाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक संकट का कारण बनती हैं या प्राकृतिक संकट के लिए दशाओं का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं को बांटा गया है। कुछ आपदाएं प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में घटित होती हैं, कुछ जमीन पर जो हमारा भूमि है वहाँ पर घटित होती हैं, जल में भी कुछ आपदाएं जो है घटित होती हैं। इसके अलावा कुछ जैविक आपदाएं भी होती हैं। तो इनको कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है, इनको आप देख सकते हैं यहाँ से। तो वायुमंडल में जो प्राकृतिक आपदाएं घटक होती हैं उनसे संबंधित कौन कौन से नाम हो सकते हैं, बर्फानी तूफान हो गए, तड़ित झंझा हो गए, ठीक है, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा हो गया, कराकापात हो गया, लू हो गया, शीतलहर हो गया, ये सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो वायुमंडल में घटित होती हैं। इसके अलावा जमीन पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखें तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, ठीक है, भूस्खलन हो गया, हिमघाव हो गया, अवतलन या मृदा अपरदन, ये सारी जमीन पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। जल क्षेत्र में होने वाली, जैसे बाढ़ आ जाए, कभी कभी ज्वार आ जाते हैं, ज्वार या भाटा जिसको कहते हैं, तेज ज्वार आ जाए तो उससे तटीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसके अलावा महासागरीय धाराएं हो गई, तूफानी महोर्मी हो गई, सुनामी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है जलीय प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती हैं। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैं इनके बारे में आपको बता नहीं रहा हूँ, जैसे सुनामी हो गई, तूफान महोर्मी, महासागरीय धाराएं, ज्वार हो गए। तो अगर आपने बिल्कुल प्रारंभ से एनसीईआरटी की सीरीज को देखा होगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में पहले ही काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया जा चुका है। तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू पहली बार इस चैनल पर आए तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप जो पिछली वीडियोस हैं, क्लास 6 से हमने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया है ज्योग्राफी को, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th और 11th अब समाप्त होने वाली है। तो अगर आप क्रमिक रूप से सारी वीडियोस को देखते हैं तो आपको इन चीज़ों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ जैविक आपदाएं भी होती हैं, जैसे पौधे या जानवर उपनिवेशक के रूप में जो है फसलों को नष्ट कर देते हैं, जैसे टिड्डी दल हो गया आपका, ठीक है, देखे होंगे आपने। जैसे आप अगर कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी टिड्डियों का दल आ जाता है तो पूरी फसल को नष्ट कर देता है, ये भी एक आपदा की कैटेगरी में आता है। कीट ग्रसन हो गया, यानी कीट, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कभी कभी जो भी फसल होती है उसकी पत्तियों को खा जाते हैं, या फिर फसल में फफूंद या बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण या बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है, डेंगू हो गया, ये सारी जैविक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। अब वन बाई वन जो आपदाएं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम भूकंप के बारे में बात करेंगे, अर्थक्वेक इसको कहा जाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चलता होगा कि यहाँ पर फैक्ट्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है, अब तो प्रीलिम्स का भी जो कह सकते हैं एक पैटर्न है वो चेंज होता चला जा रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कॉन्सेप्चुअल या अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अवधारणात्मक प्रश्न क्या होते हैं? अवधारणात्मक प्रश्न वे होते हैं जिनमें फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं उस विषय वस्तु की आपको बहुत गहरी समझ होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। और विशेष रूप से केवल प्रीलिम्स निकालने के लिए ही हम तैयारी थोड़ी कर रहे हैं कि हमने केवल प्रीलिम्स निकाल लेना है और बस खुश हो जाना है कि हमने प्रीलिम्स निकाल लिया। एग्ज़ाम की तैयारी, जब भी किसी परीक्षा की तैयारी की जाती है तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम उसकी लास्ट स्टेज तक जाएं, यानी फाइनल सिलेक्शन लें, और फाइनल सिलेक्शन बिना मेंस को दिए हो नहीं सकता है। और मेंस में आप जब तक अवधारणात्मक समझ नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन जब तक आपके दिमाग में नहीं होगी, तब तक आप मेंस निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करना भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। तो एनसीईआरटी यही चीज़ आपके लिए तैयार करती है। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपकी समझ होती है, अवधारणा से जुड़ी हुई जो भी आपकी थिंकिंग होती है, उसको विकसित करने का प्रयास करती है। तो इस वजह से हमको एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब भूकंप के बारे में बात करते हैं। भूकंप जो होता है ये सर्वाधिक अपूर्व सूचनीय, अपूर्व सूचनीय का मतलब होता है जिसकी पहले से कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। तो सर्वाधिक अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक, यानी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, इस प्रकार की एक प्राकृतिक आपदा है।
पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियां। अब ये विवर्तनिक गतिविधि क्या होती हैं? आपने अगर एनसीईआरटी की पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, टेक्टोनिक्स जो गतिविधि होती हैं, ठीक है, उन्हीं को विवर्तनिक गतिविधि के रूप में कहा जा सकता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह में जब भी कोई टेक्टोनिक हलचल होती है तो उनसे एक एनर्जी निकलती है, एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, वो भूकंप का कारण बनती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, इस तरीके का प्रश्न भी पूछ लिया जा सकता है कि भूकंप से प्रभावित मुख्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन से हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर जो है संभावना बनी रहती है। इसके अलावा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, सिक्किम है, दार्जिलिंग, ठीक है। और उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो सभी क्षेत्र जो हैं ये विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान के अनुसार भूकंपीय जोन का जो है वर्गीकरण किया जाता है। तो कुछ भूकंपीय जोन यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो उन भूकंपीय जोन के आधार पर भारत के कौन कौन से राज्य या भारत के कौन कौन से क्षेत्र उन भूकंपीय जोनों के अंतर्गत आते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? सबसे पहली कैटेगरी है अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और उन भूकंपों से बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्व के जो भी प्रांत हैं, 7 सिस्टर्स की जो बात कर रहे थे हम, या फिर इंडो नेपाल बॉर्डर जो है आपका, भारत नेपाल की सीमा, उत्तराखंड हो गया आपका, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की घाटी और गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और इसीलिए इनको अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्रों वाली कैटेगरी में डाला गया है। अब इसके बाद में दूसरी जो आपकी कैटेगरी है वो है आपकी अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मतलब ये इसमें भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन यह पहली वाली कैटेगरी से थोड़ा कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के कुछ भाग आते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए हिस्से, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ पंजाब, ईस्ट हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिक क्षति जोखिम क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, चौथी है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और पांचवी है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। यहाँ पर जो है न के बराबर संभावना रहती है भूकंप आने की। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकते हैं? यानी जब भी भूकंप आता है तो उसके हमारे समाज पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं? तो इनसे क्या होता है? बड़े पैमाने पर भूतल का विनाश होता है। जो हमारा भूतल है, जमीन है, भूखंड है, उसका विनाश देखने को मिलता है। जो भी बस्तियां होती हैं या फिर हमारा जो भी बुनियादी ढांचा होता है, आधारभूत ढांचा होता है रहन सहन का, इसके अलावा हमारा ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, संचार के जो भी साधन हैं या उद्योग धंधे हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हैं, बहुत कह सकते हैं, आपने जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, नेपाल में एक भूकंप आया था तो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत, जो पुराने बने हुए सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, वो नष्ट हो गई थी। तो भूकंप आता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि पृथ्वी पर हलचल होगी, कंपन पैदा होंगे और कंपन से हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत जो होती है वो नष्ट होने की संभावना उसकी बनी रहती है। इसके अलावा जो देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत वीक है, कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं भंग हो जाती है, उसकी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट का काम जो है भूकंप करता है। भूकंप को कम कैसे किया जा सकता है? इसके न्यूनीकरण, न्यूनीकरण का मतलब है कम करना। तो भूकंप को हम कम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना जो है सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा हमको उन क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान करनी चाहिए जहां पर भूकंप की सुभेद्यता ज़्यादा है, मतलब अधिक क्षति जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उनका एक मानचित्र तैयार करना चाहिए और उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से हमको भूकंप से बचने के लिए, या भूकंप ना आए या फिर भूकंप आने पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए, उन सभी चीज़ों की उनके लिए प्रयास करने चाहिए। घरों के प्रकार, भवन डिजाइन में सुधार करना। जो हमारे परंपरागत घर हैं, जैसे हम सीधे ईंट लगा के, सीमेंट लगा के खड़ा कर देते हैं, उसमें लोहे की मात्रा बढ़ानी चाहिए, सरिया बढ़ानी चाहिए, तड़ित चालक उसमें लगाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो प्राकृतिक आपदाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर सकती है, इस तरीके से हमें घरों की डिजाइन में सुधार करना चाहिए। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनानी चाहिए, मतलब ऐसी इमारतें बनानी चाहिए अगर भूकंप आ भी जाए तो कहीं ना कहीं उस पर कम इफेक्ट पड़े। जब भूकंप आएगा तो उस पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं अपने घरों के
जो नक्शा होता है, ढांचा होता है, या उसको बनाने में जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रयोग के द्वारा। इसके अलावा जो सुभेद्य क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, उसमें हल्की निर्माण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मतलब बहुत भारी हमको भवन निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भारी भवन सामग्री का निर्माण करेंगे तो उससे भूकंप आता है और कहीं न कहीं उसमें क्षति होती है, तो उससे जान-माल की भी हानि हो सकती है। अगर हम हल्की सामग्री का प्रयोग करेंगे तो अगर वो टूट भी जाता है तो हम पर आर्थिक भार भी कम आएगा और इसके साथ-साथ क्षति होने की संभावना भी कम रहेगी। भूकंप के कुछ प्रभाव यहाँ पर देख लेते हैं। भूतल पर यानी ज़मीन पर उससे दरारें पैदा हो जाती हैं, ठीक है? बस्तियाँ प्रभावित हो जाती हैं, भूस्खलन की जो है दिक्कतें बढ़ जाती हैं, द्रवीकरण होता है, पृथ्वी पर जो हमारा भूतल है उस पर प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और संभावित श्रृंखला प्रतिक्रियाएँ जन्म लेती हैं। मानवीकृत ढांचों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानवीकृत ढांचे मतलब ऐसे ढांचे जो या ऐसी चीज़ें जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो भवन हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकते हैं, सड़कें हो सकती हैं, पुल हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी मानवीकृत ढांचे हैं, तो इनमें दरारें पड़ सकती हैं, ये खिसक सकते हैं, उलट सकते हैं, आकुंचन हो सकता है, ये गिर सकते हैं, निपात हो सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। जल पर लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा जल बहुत ज़्यादा जल में गतिशीलता उत्पन्न हो सकती है, जिससे जो तटीय क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, दबाव बढ़ सकता है और उसके फलस्वरूप सुनामी जैसी घटनाएं जन्म ले सकती हैं। तो ये सभी भूकंप के क्या हो गए? प्रभाव हो गए। इसके बाद में ये जो मैप है आप देख पा रहे होंगे, ये भारत के भूकंप संभावित क्षेत्रों को दिखाता है। यहाँ पर अलग अलग संकेतक दिए गए हैं। जैसे जो डार्क वाला क्षेत्र है, इस डार्क वाले या गहरे वाले जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। उससे जो हल्का है ये अधिक क्षति जोखिम क्षेत्रों की कैटेगरी में आता है। तो इसमें देखते हुए आपको यह पता लगाना है कि ये किन किन क्षेत्रों के बारे में बात हो गई है। वैसे इसका जो है मैंने बता दिया है इस वीडियो में, लेकिन अगर आप इस मैप के द्वारा ढूँढने का प्रयास करेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक बनी रहेंगी। तो ये जो कैटेगरी दे रखी है 5 कैटेगरी, अति अधिक जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र या मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र हो गए, या निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र हो गए, या अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों को इस मानचित्र की सहायता से आपको पता लगाना है। संकेतक आपको दे ही रखे हैं, ठीक है? ये कई बार मैं पहले भी इस तरीके के मैप आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ से देख कर के आपको पता लगाना है चीज़ों के बारे में। अब इसके बाद में सुनामी। सुनामी क्या होती है? भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल जो होता है उसमें हलचल होती है। जब भी भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उससे जो महासागर में नीचे वाला जो तल होता है, इसको महासागरीय धरातल कहते हैं, उसमें हलचलें पैदा हो जाती हैं। और जब हलचलें पैदा हो जाती हैं तो महासागरीय जल जो है वो विस्थापित होने लग जाता है, महासागरीय जल का संचलन होने लग जाता है। इसके फलस्वरूप ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, तल से ऊपर की ओर तल से ऊपर की ओर ऊंची-ऊंची तरंगें जो होती हैं वो पैदा होने लग जाती हैं, और यही तरंगें जो हैं सुनामी या बंदरगाह लहरें कही जाती हैं, ठीक है? गति जो होती है सुनामी की या लहरों की अगर बात करें, तो उथले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्र में कम होती है। यानी जिस स्थान पर समुद्र की गहराई ज़्यादा होगी वहाँ पर लहरें कम प्रभावशाली होंगी, और जहाँ पर समुद्र जो है वो ज़्यादा गहराई वाला नहीं है, उथला हुआ है, तो वहाँ पर जो लहरें हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं। तटीय क्षेत्रों पर इन लहरों का विशेष रूप से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रों की बात करी जाए तो प्रशांत महासागरीय तट और हिंद महासागरीय तट पर सर्वाधिक रूप में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रशांत महासागरीय तट पर कुछ देश हैं, जैसे अलास्का हो गया, जापान हो गया, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ये जो है सर्वाधिक सुनामी या लहरों से प्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। और हिंद महासागरीय तट पर देखा जाए तो म्यांमार, श्रीलंका और भारत, ये जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम पिछले जब हम जलवायु वगैरह पढ़ रहे थे या प्रपनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, लेकिन यहाँ पर भी चूंकि चैप्टर में आया है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो 30 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के जो बीच वाला क्षेत्र होता है, जिस पर बहुत कम प्रेशर होता है, वहाँ पर जो उग्र मौसम तंत्र होता है उसका परिणाम होता है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये क्षेत्र जो है 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में है, ऊंचाई इसकी 12 से 14 किलोमीटर है, जिस जगह पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात फॉर्म होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रवंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है, ठीक है? इनको जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो क्या होती है? वो गुप्त ऊष्मा से होती है। गुप्त ऊष्मा कहाँ से आती है? जलवाष्प की जो संघनन प्रक्रिया होती है उससे।
चक्रवात के केंद्र को तूफान की आंख कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। चक्रवात का जो केंद्र होता है, मतलब वो सेंटर जहां से चक्रवात फॉर्म हो रहा है, चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, उसको तूफान की आंख कहा जाता है। और जो चक्रवात का केंद्र होता है, यहाँ पर वायु जो होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है। और जो एयर प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, वो बहुत कम होता है। और यहाँ पर मेघ रहित मतलब बादल बहुत कम होते हैं, और उस तरह का एक क्रोड या केंद्र बन जाता है। भारत में विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में आते हैं। मानसून के दौरान 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में इनकी अवस्थिति होती है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग रफ्तार से टकराते हैं। इसे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल जो होता है वो काफी ऊपर उठ जाता है, और जो समुद्र तल का जल जब ऊपर उठता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम तूफान महोर्मी या स्टॉर्म सर्ज, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ क्षेत्र हैं, जिस तरीके से अभी मैंने बताया था, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि वायु और चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। इनके संकेतक भी नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे और पता लगाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं इसका यहाँ से, और इसके बाद में फिर नीचे वाले भाग का। तो इसमें जो भी अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र हो गए या अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र हो गए, किसके संबंध में ये बात हो रही है, आपकी वायु या फिर चक्रवात जो है, ठीक है, चक्रवाती जो आपदा है उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद में बाढ़ आ गई आपकी। नदी जल जो होता है उफान के समय जलवाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। इसके अलावा बाढ़ के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफान महोर्मी आना। तूफान महोर्मी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। लंबे समय तक तेज बारिश हो जाना, या फिर ग्लेशियर्स की जो बर्फ है उसका पिघल जाना, या फिर जमीन की अंतस्संदन दर जो होती है, इन्फिल्ट्रेशन जो होता है उसमें कमी हो जाना। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब जैसे बारिश होती है तो आप देखते होंगे बारिश का पानी, जैसे बारिश के टाइम पर आपको ज़मीन पर फैला हुआ दिखाई देगा चारों तरफ, लेकिन कुछ समय के बाद में वो पानी अपने आप खत्म हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है, तो वो इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा, इन्फिल्ट्रेशन की जो दर होती है वाहिकाओं के द्वारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है, धरातल में चला जाता है। तो जैसे जैसे जमीन की इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो अगर कम होती जाएगी तो पानी अंदर की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। तो पानी जब अंदर की तरफ नहीं जाएगा तो पानी भूतल पर ही बना रहेगा, और बारिश होती रहेगी तो धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जो बाढ़ का रूप ले लेगा आगे चल के। अधिक मृदा अपरदन से भी नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो जलोढ़ होते हैं उनका जमाव हो जाता है, पानी का अवरोध हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश के लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। बाढ़ से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में चीन, बांग्लादेश, भारत, और भारत में भी विशेष रूप से देखा जाए तो असम, पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसे क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कैटेगरी में आते हैं। बाढ़ के परिणाम क्या हो सकते हैं? बाढ़ के परिणाम ये हो सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है, हमारी सोसाइटी प्रभावित होगी, कृषि क्षेत्र में नुकसान होगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हमारा जो आधारभूत ढांचा है वो जो है उसमें क्षति पहुंचेगी, नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब जल भराव होगा तो नई नई बीमारियां जन्म लेंगी। तो बीमारियों का भी फैलाव होता है, जैसे हैजा वगैरह हो गया, आंत्र शोथ हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया, ये भी जल जमाव के कारण होने वाली बीमारियों की कैटेगरी में आते हैं। बाढ़ का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तटबंध निर्माण किया जाए, मतलब ऊंचे ऊंचे तटबंध बना दिया जाए, जिससे कि जो पानी है वो अंदर की तरफ प्रवेश न कर पाए। नदियों पर बांध बनाए जा सकते हैं, वनीकरण किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए जिससे कि बाढ़ की समस्या पैदा न हो। बाढ़ग्रस्त मैदानों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण होना चाहिए, मतलब ऐसे क्षेत्र जो पहले से ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या नहीं जमाव होने देना चाहिए। उसका मतलब लोगों को ज़्यादा वहाँ पर बसना नहीं चाहिए, और अपने आवास वगैरह जो अपने निवास हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये से अभी मैंने बताया था, तो ये हैं आपके बाढ़ संभावित क्षेत्र। और बाढ़ संभावित क्षेत्र ज़्यादातर आप वही क्षेत्र देखेंगे जो नदियों के आसपास वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। नदी तंत्र मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, चाहे वो गंगा नदी तंत्र हो, चाहे वो सिंधु नदी तंत्र हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो, सारे नदी तंत्रों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बाढ़ विशेष रूप से ऐसे ही क्षेत्रों में आती है जो नदियों के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उनको पहचान सकते हैं इस मैप की सहायता से। सूखा इसके बाद में आता है। सूखा क्या होता है कि लंबे समय तक जब कम वर्षा हो, या फिर पानी का अत्यधिक वाष्पीकरण हो जाए, या फिर जलाशय या जो भूमिगत जल है उसका अत्यधिक प्रयोग हो जाए, जिससे भूतल पर जल की कमी उत्पन्न हो जाए। तो इस परिस्थिति को हम सूखे के अंदर रखते हैं। सूखे के कुछ प्रकार हैं, उनको देख लीजिए, जैसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा,
कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, पारिस्थितिक सूखा। तो सूखे को इन 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब वन बाय वन समझते हैं कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है। जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो, मतलब पर्याप्त वर्षा न हो, तो उसको हम मौसम विज्ञान संबंधी सूखे के अंतर्गत रखते हैं। कृषि सूखा वह होता है जब मिट्टी में नमी की कमी होती चली जाए, नमी की मात्रा धीरे धीरे खोती चली जाए, मिट्टी में आर्द्रता की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन को कृषि सूखा के नाम से जाना जाता है। जल विज्ञान जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है। जब जल स्रोतों के जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आने लगे, तो वो जल विज्ञान संबंधी सूखा होता है। जैसे आप अगर पिछले 10 साल देखें, अगर आप जैसे थोड़ा सा मेमोराइज करें चीज़ों को, तो आप देखेंगे पहले आज से 10-12 साल पहले या 10-15 साल पहले जब भी नल लगाए जाते थे गाँव में, या जो भी खेतों के लिए ट्यूबवेल या बोरिंग के लिए जब खुदाई करी जाती थी, तो पानी का स्तर जो होता था वो हमको ज़्यादा नहीं खोदना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना पड़ता था, पहले ही पानी का जो स्रोत हमको मिल जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में देखेंगे जल स्तर धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया है, बहुत ज़्यादा गहराई पर जो है पानी का जल स्तर चला गया है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आजकल जो हैंडपम्प्स लगाए जाते हैं, सबमर्सिबल लगाई जाती हैं, यहाँ पर जो भी ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं खेती के लिए, उनको बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है, तब भी यह संभावना नहीं होती है कि वहाँ पर आपको बढ़िया पानी मिल ही जाए। तो ये क्या है, जल स्रोतों के जल स्तर में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, जिससे पानी का स्तर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस कैटेगरी को सूखे को हम कहेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा। एक होता है पारिस्थितिक सूखा। पारिस्थितिक सूखा कहते हैं जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जल की कमी से जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसमें कमी आती चली जाए, तो वो पारिस्थितिक सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को देखें तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र और मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इन 3 कैटेगरी में सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों को बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र, जो सूखे का सबसे ज़्यादा प्रभाव जिन पर पड़ता है, वो है अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, कच्छ हो गया, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं हम कहेंगे जो हमारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर सूखे की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरी कैटेगरी में आता है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पूर्वी राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक का पठार, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी झारखंड और उड़ीसा, ये जो है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। देखो ये क्षेत्र तो सूखे से ज़्यादा प्रभावित है ही, क्योंकि ये मरुस्थल के निकट है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो ये क्षेत्र होते हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर संभावना कम रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और गुजरात। ये जो क्षेत्र ऐसे हैं जो मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। सूखे के परिणाम, ठीक है, सूखे के परिणाम परिणाम से क्या होता है, जब सूखा होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अन्न की कमी हो जाएगी, ठीक है, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाएगी। उसके लिए जैसे सूखा है तो सूखा जल की वजह से हो रहा है, तो हमारे लिए जो दैनिक जीवन में हमारी जो आवश्यकताएं होती हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए जल की कमी हो जाएगी। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर, अन्न, चारा और जल। तो अन्न की कमी को कहेंगे अकाल, चारा की कमी को कहेंगे तृण अकाल, जल की कमी को कहेंगे जल अकाल। तो ये 3 तरह की कैटेगरी अकालों की हैं, इनको मिलाकर के संयुक्त रूप से त्रि अकाल कहा जाता है, ठीक है। उपाय क्या हो सकते हैं सूखे को रोकने के लिए? भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, हमको ये जांचना होगा, नई नई तकनीक का प्रयोग करके हमको ये पता लगाना होगा कि भूमि में जल भंडारण किस जगह पर है। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल का आधिक्य है, जल प्रचुर मात्रा में है, उन क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रों की तरफ जल को ट्रांसफर करना पड़ेगा पाइपलाइन के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, जो कम जल वाले क्षेत्र हैं या अल्प जल वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें पानी पहुंचाना होगा। इसके अलावा नदियों को जोड़ने का प्रयास हम कर सकते हैं, बांध और जलाशय का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्षा का पानी होता है उसका संरक्षण किया जा सकता है, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। ये सारे उपाय करके हम सूखे की समस्या को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके बाद में अंतिम जो टॉपिक है आपका वो है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? चट्टान समूह का खिसक कर ढाल से नीचे गिरना, ठीक है, एकदम देखे होंगे आपने, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे आप, कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन का एक बहुत बड़ा भूखंड, चाहे वो चट्टानी हो चाहे वो मिट्टी से जुड़ा हो, वो एकदम खिसक जाता है, एकदम कट जाता है बीच में से, ठीक है, तो वो एकदम भूमि का एकदम खिसक करके ढाल से नीचे की तरफ गिरना, वो भूस्खलन कहलाता है। भारत के भूस्खलन क्षेत्रों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: अत्यधिक सुवेद्य,
अधिक सुभेद्य और मध्यम या कम सुभेद्य। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा भूस्खलन से प्रभावित होते हैं वो हैं हिमालय की युपा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार हो गया, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो गया, भूकंप प्रभावी क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, पश्चिमी घाट और नीलगिरी के ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं अधिक सुभेद्य भूस्खलन क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है इसके अलावा अधिक सुभेद्य, तो ये हिमालय के सभी राज्य जितने भी हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भाग विशेष रूप से असम को छोड़ करके, ठीक है, असम को छोड़ करके जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो अधिक सुभेद्य भूस्खलन क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। मध्यम या कम सुभेद्य क्षेत्रों की बात करें तो हमारा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश में स्पीति नामक स्थान, अरावली पहाड़ियां में कम वर्षा वाले क्षेत्र, ये सभी मध्यम या कम भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में सूखा प्रवण क्षेत्र, अभी हम सूखे के बारे में बात कर रहे थे, तो सूखे की कुछ जोन हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी है, जोन 2 गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी है, जोन 3 सामान्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी है, और जो बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है ये है सूखा रहित क्षेत्र, मतलब यहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना नहीं रहती है या सूखा यहाँ पर पैदा नहीं होता है। तो ये मैप की सहायता से आप इसमें से पता लगाएंगे कि जोन 1 के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जोन 2 के अंतर्गत कौन से आते हैं, जोन 3 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो कैसा लगा आज का सेशन? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से मिली होगी। और अगर आप निश्चित रूप से, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करते हैं, बढ़िया तरीके से चीज़ों को मन लगा करके यहाँ से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो आपका मेंस हो, दोनों ही परीक्षाओं में आपको बहुत अच्छी यहाँ से जो है जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ भी इसका मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी अब बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली है। 11th क्लास का जो पहला पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। 11th क्लास की सेकंड बुक के नोट्स कंप्लीट मैंने बना रखे हैं। 12th क्लास में आपको एक ही बुक पढ़नी है, हालांकि 12th क्लास में 2 बुक्स हैं, तो आपको एक ही किताब पढ़नी है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली। इसके अलावा जो पहली वाली बुक है उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है और एक दो टॉपिक हैं जो मुझे आपको बताने हैं। बाकी की उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो मैंने वो पूरी किताब मैंने देखी है, पढ़ी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनको आपको पढ़ना है। केवल 12th क्लास की सेकंड वाली बुक जो है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जिसका नाम है, वही आपको पढ़नी है, और इसके साथ ही आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट हैं, जैसे महाद्वीप हो गए, ठीक है, महाद्वीपों से जुड़ी हुई जानकारी, तो वो एक तरह से कह सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस होंगी उसकी, बहुत जल्दी मैं उसको भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ से जुड़े रहना है, बने रहना है, सपोर्ट बनाए रखना है। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।